Good morning, students. Class 9. In the previous video, I have explained few topics related with the Kepler's laws of planetary motion and inverse squares law. Now, moving further ahead, the next topic that we are having on the hand is falling objects and acceleration due to gravity. Motion of particles under gravity. These two topics are actually correlated, or you can say that the same meaning of the same frame of words. So students, falling objects, it means what? Suppose this is a marker and this marker is being left from this point. What will happen? What will happen? If I will release this marker, this will start falling freely. Yeah, like this. So this free fall objects actually comes under the action of gravity. So that force is actually what? What is the main reason? We would say the gravitational force. So actually the gravitational force is exerting the force over the marker and it gets attracted towards the earth. Okay? तो आज का स्टूडेंट्स यही टॉपिक है. स्टूडेंट्स टॉपिक क्या है? फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स और उसमें बनने वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है उसका वैल्यू क्या है. स्टूडेंट्स, कहा जाता है कि ऑल ऑब्जेक्ट्स व्हेन ड्रॉप्ड फ्रॉम सर्टेन हाइट फॉल टुवर्ड्स द अर्थ. दिस हैपेंस ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स exerted by the earth on the object. Just now I have told you that if I release this marker from this point, what will happen? Surely this marker will go downwards, attracted towards the earth surface. Why? Because of the gravitational force. This is the object and that is the earth. So earth is attracting the object with the help of gravitational force, and this is since covering the vertical distance, so it's called free fall. Now, Galileo has performed a lot of experiments. Not only Leaning Tower of Pisa experiment he has performed, a lot of experiments he performed, and he concluded few points. कुछ पॉइंट्स उन्होंने कंक्लूड किए गैलीलियो ने. क्या था वो पॉइंट? स्टूडेंट्स, गैलीलियो का जो पॉइंट था, कंक्लूडिंग पॉइंट, उन्होंने कहा था कि अगर एयर रेजिस्टेंस को अगर हम हटा दें, इफ देयर वर नो एयर रेजिस्टेंस को अगर हम हटा दें, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है? हवा है. अगर उस हवा को अगर हम लोग क्या करें, वैक्यूम पंप से उसको निकाल दें, हवा बिल्कुल ना रहे, उसे वैक्यूमाइज कर दें कंप्लीटली, तो क्या होगा? जितनी भी बॉडी है, चाहे उसका मास डिफरेंट हो, कोई बॉडी हल्का होता है, कोई बॉडी भारी होता है ना? तो भारी हो, हल्का हो, या आप समझ सकते हैं कि वही कह रहा है कि सारी बॉडी जिसका भी मास डिफरेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर उसको हम लोग वैक्यूमाइज्ड सिचुएशन में, जहां पर कोई भी हवा नहीं है ना, तो उसको जब हम लोग रिलीज करेंगे किसी सर्टेन पॉइंट से, किसी सर्टेन हाइट से, तो वो दोनों सेम टाइम पर सरफेस को, फ्लोर को टच करेंगे, ग्राउंड को हिट करेंगे. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सपोज कीजिए कि भाई हमने एक वैक्यूमाइज चेंबर ले लिया और उसके अंदर फेदर है ना, और इस एक्सपेरिमेंट को चूंकि प्रूव नहीं कर पाए गैलीलियो, प्रूव किया था रॉबर्ट डॉयल ने, और रॉबर्ट डॉयल ने उसी तरीके से परफॉर्म किया था जैसा मैं आपको बता रहा हूं. उन्होंने वैक्यूमाइज चेंबर लिया और सारी हवा को निकाल दिया. उसके बाद क्या हुआ कि फेदर और एक स्टोन, तो फेदर तो हल्का होता है और स्टोन उसके कंपैरिजन में भारी होता है, राइट? अब दोनों को रिलीज किया सर्टेन हाइट से, है ना? तो जैसे सर्टेन हाइट से उन्होंने रिलीज किया, क्या हुआ? देखा गया, ये बात नोटिस की गई कि
कि दोनों ऑब्जेक्ट, चाहे वो फेदर हो, फेदर मतलब क्या, पंख, राइट, या फिर स्टोन हो, दोनों जो है सेम टाइम पर ग्राउंड को हिट कर रहे हैं। ओके, तो गैलीलियो की कही गई बात को रॉबर्ट डॉयल ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। ऑलराइट, तो गैलीलियो का कंक्लूजन यही था कि अगर कोई हवा ना हो, इफ देयर वर नो एयर, all the bodies having different masses, whether it is a lighter object or the heavier object, when dropped simultaneously, एक साथ अगर छोड़ा जाए सेम हाइट से, तो वो लोग ग्राउंड को, दोनों ऑब्जेक्ट सेम टाइम पर हिट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट लाइन इज कॉल्ड व्हाट, द मोशन ऑफ अ बॉडी टुवर्ड्स द अर्थ व्हेन नो अदर फोर्स एक्सेप्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन इट। अगर ये मार्कर को हम रिलीज करें और नीचे की ओर जब आए, है ना, और कोई भी हवा ना हो, मतलब केवल ग्रेविटी का ही फोर्स लगे, केवल और केवल ग्रेविटी का ही फोर्स लगे, तो हम लोग उसे कहेंगे उस ऑब्जेक्ट का फ्री फॉल, और ऐसे ऑब्जेक्ट को कहेंगे फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, सो दस ऑल फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स वेदर लाइटर और हेवियर फॉल टुवर्ड्स द अर्थ with the same acceleration। तो जो भी एक्सेलरेशन बनता है, चाहे वो फेदर में बने, चाहे वो स्टोन में बने, चाहे वो आयरन रॉड में बने, चाहे वो बिल्कुल आप समझिए कि एक हल्की सी चीज है ना में बने, सबका एक्सेलरेशन जो बनेगा वो सेम होगा, और सबका हिट करने का, ग्राउंड को हिट करने का जो टाइम होगा वो भी सेम होगा। सो ये टॉपिक बस यही कहता है, ओके, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में ये कॉन्सेप्ट देता है, और आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि गैलीलियो ने किस प्रकार से इसको समझाया था, और पूरी दुनिया को इस बात को समझने में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आई, और क्लियर हो गया कि एयर रेजिस्टेंस को हटा देने का मतलब है कि भाई ऑब्जेक्ट, क्योंकि मास जो है वो एक कांस्टेंट टर्म है, और मास के ऊपर वो डिपेंड नहीं करती है, सबसे पहली बात। और एयर रेजिस्टेंस को अगर हटा दें तो वेदर द बॉडी इज लाइटर और हेवियर, ऑल बॉडीज विल हैव अ सेम एक्सेलरेशन falling towards the earth. Okay students, now we will move to the next topic. Students, now the next topic that I am going to discuss is about the gravity and gravitation. आप बोलोगे कि ग्रेविटी और ग्रेविटेशन है ना, दोनों एक चीज है क्या? नहीं, दोनों एक चीज नहीं है, दोनों अलग अलग है और बहुत ही फर्क है दोनों में। स्टूडेंट्स, ये ग्रेविटी और ग्रेविटेशन वर्ड को हम लोग क्या होते हैं कि जनरली समझते हैं कि एक ही टर्म है। नो, इट इज नॉट ऑल द सेम टर्म। क्या डिफरेंस है, उस बात को समझने के लिए इस टॉपिक को बताना जरूरी था। स्टूडेंट्स, ग्रेविटी क्या होती है और ग्रेविटेशन क्या होता है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग ये कहते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब लगता है ना, किसी भी दो बॉडी के बीच में, उसके मास की वजह से, तो उस फोर्स को हम लोग ग्रेविटेशन कहेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि आप और आपके दोस्त दोनों अगल बगल में बैठे हैं, है ना, तो दोनों के बीच में जो लग रहा जो फोर्स है, उस फोर्स को हम लोग ग्रेविटेशन कहेंगे। आपका एक मास है, सपोज कीजिए आपका मास 40 kg, आपके दोस्त का मास 50 kg, तो दोनों मासेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रहा है मास की वजह से, उसे हम लोग बोलेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या फिर केवल ग्रेविटेशन। अंडरस्टूड? ग्रेविटेशन वर्ड कभी भी कहीं से भी ग्रेविटी से मेल खाता नहीं है। तो ग्रेविटी अलग हो गया, ग्रेविटेशन अलग हो गया। तो ग्रेविटेशन हम लोग उसको बोलते हैं जब दो बॉडी केवल एक दूसरे के अगेंस्ट में, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती है मास की वजह से, उस चीज को, उस फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे? ग्रेविटेशन। जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव रिटन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बुक्स एंड टेबल। जैसे बुक रखा है आपने टेबल के ऊपर, है ना, तो बुक का भी अपना मास है, टेबल का भी अपना मास है, तो बुक भी अप्लाई करेगी ग्रेविटेशन टेबल के ऊपर, और टेबल भी अप्लाई करेगी बुक के ऊपर ग्रेविटेशन।
ओके, ये जो कोरिलेटिव फोर्स है ना, जो एक दूसरे के ऊपर लगता है मास की वजह से, उसे हम लोग क्या कहेंगे? ग्रेविटेशन कहेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग ग्रेविटी समझते हैं। ग्रेविटी क्या होती है स्टूडेंट्स? जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं कि ऐसा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो कि एक बड़े हेवनली बॉडी है ना, बड़ा हेवनली बॉडी मतलब ह्यूज मास, छोटा मास नहीं, मतलब जैसे आप और आपके फ्रेंड नहीं, आप और आपके फ्रेंड एक दोनों स्मॉल लाइटर बॉडीज हैं, है ना, हेवियर मासेस नहीं है। लेकिन यहां पर अंदर क्या है ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में, कि ग्रेविटी ये कहती है कि यह वह फोर्स है, राइट, जो कि एक ह्यूज मास, हेवनली बॉडीज, मतलब हेवनली बॉडीज होना जरूरी है ना, जैसे अर्थ हो गया, सन हो गया, राइट, मून हो गया, जुपिटर हो गया, राइट, मर्क्यूरी हो गया, ये जितने भी हेवनली बॉडीज हैं, राइट, वो सब जब किसी हम जैसे स्मॉल एंटिटी, जैसे कि मेरे ऊपर फोर्स लगाएगा अर्थ, राइट, मेरे ऊपर फोर्स लगाएगा अर्थ, तो उस फोर्स को हम लोग बोलेंगे ग्रेविटी। जैसे स्टूडेंट्स अभी मार्कर का एग्जांपल हमने दिया था, ये मार्कर कितना कितना इसका मास होगा? बड़ा कम होगा, है ना। सपोज कीजिए कि 50 ग्राम से ज़्यादा क्या होगा? तो इसको जब हम लोग इस सर्टेन पॉइंट से छोड़ते हैं तो दूसरा कौन सा ऑब्जेक्ट है जो इसको अट्रैक्ट करेगा? वो है अर्थ। तो जब इसको छोड़ा तो अर्थ ने इसको अपनी ओर खींच लिया। किस फोर्स की वजह से? किस फोर्स की वजह से स्टूडेंट्स? ग्रेविटी की वजह से। तो ग्रेविटी कैसा फोर्स है? ग्रेविटी है एक ऐसा फोर्स जहां पे एक बहुत ही बड़ा ह्यूज मास, हेवनली बॉडी से कम नहीं, है ना, बहुत बड़ा होना चाहिए उसका मास, और दूसरा उसके कंपैरिजन में बहुत ही छोटा होना चाहिए, बहुत ही छोटा। ओके, तो जब बड़ा वाला छोटे वाले के ऊपर फोर्स लगाए और बिल्कुल हैवी फोर्स लगाए, राइट, तो ऐसे फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेविटी कहते हैं। ह्यूज एंटिटी, एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट एक छोटे से ऑब्जेक्ट पर जब फोर्स अप्लाई करता है तो उस टर्म को ग्रेविटी बोलते हैं। ओके, जैसे हम लोग एक ईंटा ले आए और छत से गिरा दिए, है ना, एक ईंट ले आए और सर्टेन हाइट h है जो रूफ से गिरा दिया, छत से गिरा दिया, तो ईंटा क्या एक्सपीरियंस करेगा? अपने ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो ईंटा वो क्या क्या एक्सपीरियंस करेगा? किस प्रकार का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? दैट फोर्स विल बी ग्रेविटी, क्योंकि अर्थ उस ईंट के ऊपर क्या लगा रहा है? एक फोर्स लगा रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ग्रेविटी कहेंगे, उसे हम लोग ग्रेविटेशन नहीं कह सकते। ओके, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। फॉर एग्जाम्पल, अर्थ पुल्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg टुवर्ड्स इट with a force of 9.8 Newton. Thus, we see that gravity is a particular case of gravitation. तो कहीं से भी ये मेल नहीं खाता, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। ग्रेविटी और ग्रेविटेशन का कोई भी लेना देना बहुत ज़्यादा नहीं है। इसलिए आप इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले क्लियर कर लीजिए कि ग्रेविटी और ग्रेविटेशन बिल्कुल ही दो डिस्टिंक्ट वर्ड्स हैं, दो डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं, और ये दोनों फोर्स हैं हालांकि, है ना, लेकिन दोनों का अंतर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। स्टूडेंट्स, नाउ कमिंग बैक टू द अनदर टॉपिक। ओके, उसी के कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है स्टूडेंट्स? ये होता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर गिर रहा है, फ्री फॉल कर रहा है ना, और उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो जो फोर्स लगा रहा है हेवनली बॉडी उस छोटे ऑब्जेक्ट के ऊपर, छोटे एंटिटी के ऊपर, छोटे मास वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर, है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि ऑब्जेक्ट के ऊपर बनने वाला, प्रोड्यूस होने वाला वह एक्सेलरेशन जो हेवनली बॉडी के इंपैक्ट से बनता है, ओके, उसे हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसे हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल g से। तो डिफरेंट मासेस
different masses, okay, having different value of acceleration due to gravity. Okay, students, जितने भी हेवनली बॉडीज हैं अलग अलग, सबका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग अलग होता है. ओके, सबका जी का वैल्यू, स्मॉल जी का वैल्यू चेंज हो जाता है. ओके, क्यों? अभी देखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी हेवनली बॉडी के सेंटर के टुवर्ड्स एक्ट करती है. किधर की ओर लगती है वो? सेंटर की ओर. ओके, तो जी जो है, जी का वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ में ही बहुत वेरिएबल है, जगह जगह पे वो वेरी कर जाता है. हम लोग इसके बारे में बात करेंगे. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो चेंज हो जाता है. अभी अर्थ के अंदर ही प्लेस टू प्लेस वेरी कर जाता है, चेंज हो जाता है. क्यों? क्योंकि अर्थ का जो साइज है वो पूरा तरीके से स्फेरिकल नहीं है. ओके, आप ये मत मानिए कि पूरा स्फेयर है, वो स्फेरिकल बॉडी है, नहीं, वो अनइवन रेडियस है. ओके, अभी पोलर जो रेडियस है, पोल और इक्वेटर, हमारा जो अर्थ है, अर्थ स्फेयर, वो दो पार्ट में डिस्टिंक्ट वे से बटा हुआ है. एक पोलर रीजन और दूसरा इक्वेटोरियल रीजन. तो पोलर रीजन का जो रेडियस है स्टूडेंट्स वो कम है, और इक्वेटोरियल रीजन का जो रेडियस है वो ज़्यादा है. तो चूंकि रेडियस कम है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा होगा. कहाँ पर? पोल में. जबकि इक्वेटर में रेडियस ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसके कंपैरिजन में कम होगा. तो अर्थ में ही कहीं ना कहीं ये वैरी कर जाता है. ओके, तो हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये आप पहली बात समझ जाइए कि ये वेरिएबल है, ये प्लेस टू प्लेस चेंज कर जाती है. ऑलराइट, तो पोल में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा होता है. अर्थ के अंदर ही अगर हम लोग इक्वेटोरियल रीजन में चले जाएं तो वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता है. और अर्थ के बिल्कुल सेंटर चले जाएं, ओके, एकदम सेंटर, तो वहाँ पर हमारा जी का वैल्यू जीरो हो जाता है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू जीरो हो जाता है. तो स्टूडेंट्स, जीई यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ का वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ऑलराइट, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून का वैल्यू है 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब स्टूडेंट्स, ये जी मून और जी अर्थ का जो कंपैरिजन है वो 1/6 का है. ओके, 1.63 इसका वैल्यू है और ये है 9.8. आप सपोज कीजिए कि 1.6 ही है और ये 9.8 को 9.6 के अप्रॉक्स मानिए, तो काटेंगे तो 1/6, नियरली ये 1/6 है ना, 1/6 है. कंपेयर जब हम लोग करेंगे जी मून का जी अर्थ के साथ. ओके स्टूडेंट्स, तो ये टॉपिक थी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को लेकर के. आई होप कि आपको यह टॉपिक भी क्लियर हुआ है. नाउ व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ? इस टर्म को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो अभी जस्ट मैं आपको समझा रहा था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ कहने का मतलब ये होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब अर्थ अपनी ओर, अपने सरफेस की ओर, सेंटर की ओर जब खींचती है और उस बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, उस एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी. ओके, नाउ अभी हम लोग को पता करना है कि अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है. ओके, तो स्टूडेंट्स, हम लोग सबसे पहले याद करें तो बाय यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बाय यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक रिलेशन हम लोगों को मालूम है. क्या? F इक्वल टू जी इंटू mm/r². डू यू रिमेंबर दिस रिलेशन? इस टॉपिक को मैंने सबसे पहले क्लास में पढ़ाया था, सबसे पहले वीडियो ट्यूटोरियल में अपलोड किया था इस चैप्टर का. ओके, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने प्रपोज किया था? आइजैक न्यूटन ने, सर आइजैक न्यूटन ने. ओके, अब अगर हम लोग मान लें कि इफ स्मॉल जी
is the acceleration produced in a body of mass m, है ना। मान लिया कि g एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है अंडर द केस ऑफ फ्री फॉल। कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे छोड़ी जा रही है तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो क्या है, g होगा, और उसका मास हमने क्या कंसीडर किया है, m। तो स्टूडेंट्स फोर्स क्या हुआ, तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने ऑलरेडी चैप्टर 2 में फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में एक फॉर्मूला F इक्वल टू m इंटू ए का बताया था। तो ये एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन है, जबकि हम यहाँ बात कर रहे हैं फ्री फॉल वाले ऑब्जेक्ट को लेकर के। तो यहाँ पर रिलेशन चेंज हो जाएगा, F इक्वल टू मास m ही होगा, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, g है, तो F इक्वल टू बन गया mg। अब स्टूडेंट्स ये भी फोर्स से इक्वेट हुआ है, ये भी फोर्स से इक्वेट हुआ है, तो दोनों इक्वेशन फोर्स के इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and equation 2 what we can write, we can write from equation 1 and equation 2 we get what we are going to get, mg equal to gmm by r square, mm gets cancelled, so g equal to gm by r square। तो ये है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ। नाउ अब कैसे इसको ऑब्टेन करेंगे, हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि GE मतलब G अर्थ का वैल्यू कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू। अब स्टूडेंट्स हम लोग इसको निकाल सकते हैं कि G इक्वल टू प्रूव कर सकते हैं कि 9.8 होता है। ओके, कैसे, देखिए G अर्थ अभी यहाँ पे क्या है फॉर्मूला, GM, ये क्या निकला, एक रिलेशन निकला, G का वैल्यू कितना, तो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू मास ऑफ द अर्थ का वैल्यू कितना, याद करो हमने बताया था आपको 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg डिवाइडेड बाय r यानी कि कितना डिस्टेंस, स्टूडेंट्स r का वैल्यू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 होता है। ओके, उसको हम लोग यहां पर बैठा देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। नाउ जब इसको हम लोग पूरी तरीके से सिंप्लीफाई कर लेंगे, हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे, हम लोग को इसका वैल्यू मिलेगा। ओके, वो वैल्यू होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कैलकुलेशन आप लोग करोगे, ओके, एंड यू विल श्योरली ऑब्टेन दिस वैल्यू ऑफ जी अर्थ दैट इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज व्हाट all about the acceleration due to gravity of the earth। अब हम लोग g मून भी निकाल सकते हैं। Let's find out कि g मून कितना होता है। Okay, now we are going to evaluate the value of g on the moon। मून में कितना acceleration due to gravity होगा किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर, उसको हम लोग evaluate करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो अभी just now I have told you एक रिलेशन आपको पढ़ाया, G इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। अब यही जो रिलेशन है वो सारे हेवनली बॉडीज के लिए एप्लीकेबल होंगे, वहां के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को फाइंड आउट करने के लिए। ओके, चाहे जुपिटर हो, चाहे मार्स हो, चाहे मर्क्यूरी हो, कोई भी हेवनली बॉडी का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या उसके सैटेलाइट का हम लोग इस तरीके से इस रिलेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो G इसी तरीके से लिखा जाएगा, G मोन इक्वल टू G, ये G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये M जो होता है वो हेवनली बॉडी का मास होता है। सो दैट इज व्हाई मास ऑफ द मून बाय आर मून, दैट मींस रेडियस ऑफ मून। ओके, तो क्या क्या वैल्यू है, मास ऑफ द मून का वैल्यू है 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22 kg, रेडियस ऑफ मून है 1.74 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्या करना है, वैल्यू बिठा देना है। तो G मोन इक्वल टू हो जाएगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू M मोन 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22 kg बाय 1.74 इंटू 10 to the power 6 square। Now when you will calculate
okay, you will get one value which is 1.763 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना वैल्यू होता है, लेकिन हाँ इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, तो कैलकुलेशन आई हैव ऑलरेडी शोन इन द फर्स्ट video that how could you calculate. You could see that video if you are having any problem in the calculation. So this can be calculated so easily, so no worries at all. Now what we are going to have, we should compare the gravity, acceleration due to gravity on the moon with respect to acceleration due to gravity on the earth. Okay, अगर हम लोग इसको कंपेयर करें इन दोनों चीजों को, तो हम लोग क्या लिखेंगे, जी मून बाय जी अर्थ। तो जी मून का वैल्यू आया है 1.63, जी अर्थ का वैल्यू आया है 9.8। सो नियरली आई हैव जस्ट टोल्ड यू दैट 1.63 मस्ट बी एस्टिमेटेड टू 1.6 एंड 9.8 कैन बी एस्टिमेटेड टू 9.6। तो अप्रॉक्सीमेटली ये 1/6 यानी कि इक्वल होगा। तो जी मून इक्वल टू ये जी अर्थ बाय जी अर्थ इक्वल टू 1/6। सो जी मून इक्वल्स टू व्हाट, 1/6 ऑफ जी अर्थ। हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि मून में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 होगा दैट ऑफ द अर्थ। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से वी कैन अंडरस्टैंड दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी on the moon is having different with respect to the acceleration to gravity on the earth, because the value gets evaluated. Okay students, different values gets evaluated. Now this is very general question which are asked, some of the questions like how does small g and capital G differ from each other. स्मॉल जी और कैपिटल जी किस तरीके से एक दूसरे से अलग है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों को ऑलरेडी हमने बहुत बात करी है। स्मॉल जी क्या होता है कि एक छोटे बॉडी के ऊपर, एक छोटे एंटाइटी के ऊपर लगने वाला जो फोर्स है ना, और उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसे हम लोग कहते हैं स्मॉल जी। जबकि हम लोग कैपिटल जी को क्या कहते हैं, ये कैपिटल जी जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, दिस इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस ऑफ 1 kg व्हिच इज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। वीडियो ट्यूटोरियल 1 आप देखेंगे, आपको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी के बारे में क्लियर हो जाएगा, डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। नाउ अनदर थिंग इज वैल्यू ऑफ जी, स्मॉल जी, वैल्यू ऑफ small g is quite variable. It varies from place to place. अर्थ के अंदर ही ये बदलता रहता है, इसका वैल्यू फिक्स नहीं है कि 9.8 ही होगा, है ना। तो आप ये बात समझ लीजिए कि स्मॉल जी का जो वैल्यू है वो लगातार वेरिएबल है, चेंज होता रहता है। अभी मैंने बात किया कि पोलर रीजन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा होता है। कितना होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पोल रीजन में? तो जी पोल यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द पोल इज 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जबकि जी इक्वेटर यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द इक्वेटर ये होता है 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जी अगर हम सेंटर ऑफ द अर्थ की बात करें तो वहां पर 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑलराइट, तो हर जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी हमेशा चेंज होता है, जबकि आपका कैपिटल जी ऑलरेडी इसको कहा जाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि उसका वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं होता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट इज द थर्ड पॉइंट? थर्ड पॉइंट वी कुड से दैट स्मॉल जी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ऑलराइट, स्मॉल जी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जबकि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो दिस इज these are the few of the points which you could differentiate between these two terms, small g and capital G. So list up the difference between the two, small g and capital G, and please note it down in the in your
copies, physics copy. So I hope that you have understood today's class, and if you find any problem, surely you could make contact with me through any channels, whether you could go through a number, phone number, WhatsApp messages, any channel, any medium you can use. But please clear your doubt and watch the video as much as possible. Thank you very much.